Good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we all know that we have arrived the third part of the revision of our chapter the French Revolution. तो फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे भाग पर पहुंच गए हैं हम, जो हमको रिवाइज करना है. तो फ्रांसीसी क्रांति में हम पहले दो टॉपिक्स में बहुत सारी इम्पोर्टेंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि कैसे फ्रांस में बेस्टील पे अटैक किया, क्या क्या कंडीशंस थी लुई 16 के सामने, एसेट्रा. आज भी हमको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं. उनमें से पहला टॉपिक है हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना. तो इस सिस्टम को जानने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं. फ्रांस हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 28 मिलियन and out of that 28 million people were divided into voters and non voters. कुछ लोग ऐसे थे जिनको वोट करने का अधिकार था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वोट करने का अधिकार किस किस को नहीं था. पैसिव सिटीजन्स, उनको जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया. तो पैसिव सिटीजन्स कौन कौन से थे? एक तो 3 मिलियन मेन, all women, children and youth below 25 years of age. तो दो चीज़ें समझनी है हमको. क्या क्या? एक तो वो मैन जो टैक्सेस पे नहीं करते थे और 25 साल से ऊपर थे. 25 साल से ऊपर के मेल्स, दोज हु आर नॉट एबल टू पे टैक्सेस इक्वल टू द वेजेस ऑफ अ लेबरर फॉर 3 days. दोबारा से बता देता हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है ये बार बार पैसिव सिटीजन को समझना. पैसिव सिटीजन्स वो मेन थे, दोज मेन हु वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस इक्वल टू 3 day वेज ऑफ अ लेबरर. किसी मजदूर की 3 दिन की जो तनख्वाह है, जो 3 दिन की उसका मेहनताना है, उसके बराबर का टैक्स. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी लेबरर, अगर हम आज के एग्जांपल में लें, अगर किसी लेबरर का एक दिन के वेज 500 रुपीज़ हैं, तो 3 दिन के कितने हो गए? 1500. तो उन 1500 रुपये के बराबर टैक्स जो व्यक्ति नहीं दे पा रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे? फ्रांस में, उन सभी को वोटिंग राइट नहीं मिला था. यानी कि वो सभी लोग जो टैक्सेस पे कर रहे थे, कितना टैक्स वो मैंने बता दिया है, एक लेबरर के 3 दिन के पैसे, वेजेस, सैलरी के बराबर जो लोग टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कितने लोग थे? 3 मिलियन मेन, और वो सभी 25 साल से ऊपर के भी थे. यानी कि पैसिव सिटीजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऐसे मेन जो 25 साल से ऊपर हैं और जो 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, वो कितने थे? 3 मिलियन. उनको वोट करने का अधिकार नहीं था. ये है पैसिव सिटीजन की फर्स्ट कैटेगरी. अब पैसिव सिटीजन की सेकंड कैटेगरी क्या है? ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन. सभी महिलाएं और सभी बच्चे भी पैसिव सिटीजन में आते थे. और वो सभी लोग वो सभी मेल्स जो 25 साल से नीचे के हैं. ठीक है. तो किस किस को वोट करने का अधिकार नहीं था? सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को, सभी पुरुष जो 25 साल से नीचे के हैं उनको भी वोट करने का अधिकार नहीं था. और वो पुरुष जो 25 साल से ऊपर के हैं पर टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनको भी वोट करने का अधिकार नहीं था. अब आगे चलते हैं. वोट करने का अधिकार किसको था फिर? वोटिंग राइट्स उनको बोला गया एक्टिव सिटीजन्स, एंटाइटल टू वोट टू अबाउट 4 मिलियन मैन. तो 4 मिलियन मैन ऐसे थे जो वोट करने का अधिकार जिनको मिला हुआ था. तो ऑब्वियसली वो कौन से होंगे? एक तो वो 25 साल से ऊपर के होंगे, वो सभी पुरुष होंगे, और वो एक लेबरर के 3 दिन के वेज के बराबर या उससे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे थे. ओके. सो एक्टिव सिटीजन्स वर पीपल हु आर वोटिंग. सो नाउ अब हमने जान लिया किसको वोट करने का अधिकार नहीं था, उनको पैसिव सिटीजन कहा. जिसको वोट करने का अधिकार था उनको एक्टिव सिटीजन कहा. वो 4 मिलियन मैन थे. अब आगे जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है. यानी कि अब पहले हमने ये जान लिया कि वोट कौन करेगा. अब उन्होंने किस प्रकार का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. सो दे हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर एक्टिव सिटीजन्स. उसमें सबसे नीचे या फर्स्ट स्टेप में कौन होंगे? एक्टिव सिटीजन. दोबारा से बता देता हूँ. एक्टिव सिटीजन वो लोग जो एक लेबरर के 3 डे के वेज के बराबर या उससे ज़्यादा टैक्स दे पा रहे हैं और 25 साल से ऊपर के हैं और मेन हैं. ओके. दोज वर एक्टिव सिटीजन्स. सो दीज सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट. तो ये वोट करके लोग
क्या इलेक्ट कर रहे थे? इलेक्टर्स को, यानी कि जो 4 मिलियन है उनमें से वो वोट कर रहे थे और रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे थे, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला इलेक्टर्स। दे आर अबाउट 50,000 मेन इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। तो 4 मिलियन में से 50,000 को इलेक्ट करके कहाँ भेज रहे थे? इलेक्टर्स में। अब उन्हें इलेक्टर्स का क्या काम था? जो 50,000 इलेक्टर्स हैं वो इलेक्टर्स दो काम कर रहे थे। एक तो जजेस को इलेक्ट कर रहे थे। कौन से? जो 50,000 इलेक्टर्स हैं वो किसको इलेक्ट कर रहे थे? जजेस को। और किसको इलेक्ट कर रहे थे? दे इलेक्टेड अबाउट 745 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। वो 50,000 लोग जिनको इलेक्टर्स बोला है वो इलेक्ट कर रहे थे। वो इलेक्ट कर रहे थे एक तो जजेस को, दूसरा 745 असेंबली के मेंबर्स को। जैसे हमारे यहाँ भी अगर आप एग्जांपल लें, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे देश के लोग वोट करते हैं। इसी तरीके से 50,000 इलेक्टर्स जजेस के लिए वोट कर रहे थे और किसके लिए वोट कर रहे थे? 745 असेंबली के मेंबर्स के लिए। आगे क्या हुआ? अब ये जो असेंबली के मेंबर्स हैं इनमें से कुछ लोग मिनिस्टर्स बन रहे थे, और मिनिस्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा था? असेंबली के मेंबर्स, यानी कि लेजिस्लेचर के मेंबर्स। उसके बाद जो राजा है उसको भी कंट्रोल कर रहा था कौन? 745 मेंबर्स। तो 745 मेंबर्स किसको कंट्रोल कर रहे थे? मिनिस्टर्स को और किंग को, उनकी पावर्स को। पर मिनिस्टर्स के पास कोई पावर नहीं थी कि वो 745 मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। वहीं राजा के पास ये पावर थी कि वो 745 मेंबर्स को इलेक्ट कंट्रोल कर सके, क्योंकि he had veto power and veto power is a power of absolute denial। हम पहले भी जान चुके हैं पिछली क्लासेस में कि वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जो आपको ये शक्ति देती है कि आप मना कर दें। फॉर एग्जाम्पल, वीटो पावर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक क्लास में 5 लोग हैं, ठीक है, टीचर ने एक राय मांगी है, एक एडवाइस मांगा है कि क्या हमें फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना चाहिए हिस्ट्री के, या फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना चाहिए सिविक्स के। अब मान लेते हैं वहाँ पे 4 लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना चाहिए सिविक्स के, और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना चाहिए सिविक्स के। तो वो जो एक है अगर वो मना कर रहा है, हालांकि वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, पर अगर उसके पास वीटो पावर है तो वो प्रपोजल सबके लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होती है वीटो पावर, जिसमें आप अकेले के पास भी सबका जो डिसीजन है उसको काटने की शक्ति हो, इसको कहते हैं वीटो पावर। तो राजा के पास ये शक्ति थी कि वो 745 मेंबर्स के लिए हुए डिसीजन को कैंसिल कर सकते थे। वहीं मिनिस्टर्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं। हमने जान लिया है एक्टिव सिटीजन कौन है, पैसिव सिटीजन कौन है, स्ट्रक्चर क्या है। एक बार दोबारा से आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्टिव सिटीजन जो 4 मिलियन थे, उन्होंने इलेक्ट किया इलेक्टर्स को जो 50,000 हैं। इलेक्टर्स दो चीज़ें इलेक्ट कर रहे थे, जजेस को और नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को। ये नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स में से कुछ लोग मिनिस्टर बन रहे थे और किंग तो पहले से ही किंग था। तो 745 जो मेंबर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे थे मंत्री के कामों को और उनको देख रहे थे। वहीं वो राजा की भी कुछ शक्तियों को कंट्रोल कर रहे थे, परंतु राजा के पास भी ये पावर थी कि वो 745 मेंबर्स की जो पावर्स हैं, जो वो लॉज बना रहे हैं, उसको कैंसिल कर सके, बिकॉज ही हैड veto power. Now let us understand this structure in a diagrammatical form. Let's see. So the political system under the constitution of 1791, इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम 3 चीजें जान लेते हैं कि किसी भी सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। फर्स्ट इज जुडिशरी। there is no first, second, third. For the convenience of our diagram I have written it, so there is no sequencing. The 3 parts are judiciary. जुडिशरी में कौन लोग होते हैं? जो न्याय करते हैं, जजेस होते हैं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराते हैं। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो बनाए हुए कानूनों का पालन कराते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट और तीसरा हिस्सा है लेजिस्लेचर भी। तो ये तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून बनाने का। दोबारा से सब जो जुडिशरी है उसका काम है लॉज को इंटरप्रेट करना, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना। एग्जीक्यूटिव का काम है जो डिसीजन लिए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। और लेजिस्लेचर का काम है नया कानून बनाना। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। लेट्स सी व्हाट वाज द स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर पैसिव सिटीजन, हम पहले ही जान चुके हैं। 3 मिलियन मैन, विमेन और यूथ जो 25 साल से कम के हैं, और 25 साल से ऊपर के वो युवा जो टैक्सेस पे नहीं कर पाते हैं, उन सबको हमने कहा पैसिव सिटीजन्स। नेक्स्ट
उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, पैसिव सिटीजन्स तो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, ना उनकी बात कोई सुनेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव सिटीजन जो कि 4 मिलियन मैन है। कौन से 4 मिलियन मैन, जो 25 साल से ऊपर के हैं और 3 दिन के जो एक लेबरर के वेज हैं उसके बराबर टैक्स पे कर पा रहे हैं, तो ये हैं एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वोट करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, पहले ही जान चुके हैं हम, 50,000 इलेक्टर्स को। वो 50,000 इलेक्टर्स फिर वोटिंग करते हैं और किसको इलेक्ट करते हैं, नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को। देन व्हाट हैपेंस, द नेशनल असेंबली मेंबर्स कंट्रोल 2 टाइप ऑफ पीपल। किस किस को, एक तो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनके एक्शंस को, उनकी पावर्स को, और दूसरा राजा और उसकी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। वहीं मंत्रियों के पास कोई ऐसी रिवर्स पावर नहीं है कि वो नेशनल असेंबली पे कुछ चेक कर सके, पर राजा के पास ऐसी एक रिवर्स पावर है जिसको मैंने बताया कि वीटो पावर। अगर मेजॉरिटी में ना होते हुए भी आप मना कर दें तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 745 मेंबर्स ने कोई डिसीजन लिया, कोई नया कानून बनाया, पर अगर राजा को वो कानून पसंद नहीं आएगा तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। यानी कि 745 मेंबर्स का जो डिसीजन है उसको एक अकेला व्यक्ति, दैट इज द किंग, कैन कैंसिल। दिस इज नोन एज वीटो पावर, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट डिनायल। और जो एक्टिव सिटीजन है, और वो किसके लिए वोट करके किनको इलेक्ट करते हैं, जजेस को। तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। आई होप दैट ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं तो क्या हो रहा है ये देखिए, आप एक इमेज में देख सकते हैं कि लुईस 16 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया जा रहा है थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो 1791 1791 में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया इन्होंने, और इसके साथ ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो राजा की निरंकुश शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं, उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। द पावर्स ऑफ द मोनार्क वर असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सच एज। तो जो राजा की शक्तियां हैं उनका विभाजन कर दिया गया था, और वो शक्तियां सरकार के 3 अंग बनाकर उनमें डिवाइड कर दी गई थी। मैं अभी पहले भी बता चुका हूं आपको। फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, वो जो कानून बनाते हैं, जो 745 मेंबर्स थे वो लेजिस्लेचर में आते हैं। उसके बाद द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, मिनिस्टर्स और किंग अकॉर्डिंग टू द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरे कौन थे, द जुडिशरी, दैट इज द जजेस। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये शक्तियों का विभाजन किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में 1791 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसको बोला कि फ्रांस क्या बन गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा के अंडर पे एक रूल्स और रेगुलेशंस जो संविधान में लिखे हैं वो फॉलो किए जाएंगे और राजा की शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। तो जो डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स है मेन और सिटीजन्स का, यानी कि जो घोषणा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व द कंट्री इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो इसी तरीके से उन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स किया मेन के लिए, यानी कि इंसानों को, यहाँ पे मेन से मतलब सिर्फ पुरुषों से नहीं है बल्कि सभी सिटीजन्स से है और नागरिकों से। तो मेन और सिटीजन्स के लिए उन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स किया, जिसमें क्या बोला उन्होंने, यू कैन सी एन इमेज ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिसमें उन्होंने लिखे हैं प्रीएम्बल में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अधिकार मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारों को जान लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला राइट टू लाइफ होना चाहिए, और उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, और उन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। तो इन सभी राइट से, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सभी राइट्स नेचुरल हैं और इनएलिनेबल हैं, यानी कि ये प्राकृतिक हैं और इंसान से इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसको एक अच्छा जीवन जीना है, अगर उसको एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल लाइफ बितानी है, तो फिर ये सभी राइट्स उसके लिए नेचुरल और इनएलिनेबल हैं। आगे चलते हैं। लेट अस रीड सम ऑफ द पॉलिटिकल सिंबल्स। एज वी ऑल आर अवेयर दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन most of the people were not educated, so different kind of revolutionaries and political parties used different symbols। तो उस समय अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग करते थे, जिससे जो अशिक्षित वर्ग है उस तक भी वो सभी बातें पहुंच सकें। सो देयर वॉज अ पेंटिंग बाय
ली बार्बियर। अब ली बार्बियर ने क्या पेंटिंग बनाई है, उसमें कौन कौन से सिंबल्स का प्रयोग किया है ये देख लेते हैं हम। यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर एनसीईआरटी बुक, बट आई हैव गिवन इट ऑल, सो देर इज नो सच कंपल्शन। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज द ब्रोकन चेन। तो पहला जो सिंबल है वो टूटी हुई चेन्स का है, हथकड़ियों का है, जो क्या दिखा रहा है, इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये बताने के लिए है कि जो स्लेव्स हैं या जो ज़बरदस्ती जिनसे काम कराया जा रहा है, जिनको जेलों में डाला है, ब्रोकन चेन क्या सिग्निफाई कर रही है, दैट दे हैव बिकम फ्री। सेकेंड इज द बंडल ऑफ रॉड्स। तो बंडल ऑफ रॉड्स क्या दिखा रहा है, दैट यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि अगर आप एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम मोनार्क से और उसके जो एक्सप्लॉयटेटिव रूल है उससे फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज the eye radiating light within a triangle. So the eye within a triangle radiating light stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. तो क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है और इसमें जो आई है, जो लाइट रेडिएट कर रही है, उससे ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज का जो संचयन है, जो प्रकाश है, नॉलेज की लाइट, जो लाइट है वो स्प्रेड होगी और इससे जो इग्नोरेंस है वो दूर जाएगी। नेक्स्ट इज अ स्केप्टर। ये स्केप्टर क्या होता है, ये एक रॉड के जैसा है जो अक्सर उस समय के मोनार्क अपने पास रखते थे। इट इज अ सिंबल ऑफ अ रॉयल पावर। नेक्स्ट इज द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। सो दिस इज शोइंग दैट इट इज एन इटर्नल प्रोसेस विद इनफाइनाइट टाइम। सिंबल ऑफ इटर्निटी, दैट इज इनफाइनाइट टाइम। मूविंग ऑन, let's read some more symbols. Another one is the Phrygian cap. तो ये जो Phrygian cap है ये दिखा रहे हैं कि स्लेव्स जो फ्री होके कोई सिंबल दिखा रहे थे कि हम फ्री, जैसे ब्रोकन चेन है वो एक सिंबल है फ्रीडम का, इसी तरीके से द Phrygian cap is also a symbol of becoming free for the slaves. Next is the national colors of France, that is blue, white and red. तो ये राष्ट्रीय रंग है फ्रांस के जो सिग्निफाई करते हैं यूनिटी को, एक देश की, दैट इज फ्रांस। अनदर इज द विंग्ड वुमेन। ये विंग्ड वुमेन क्या है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है लॉ की, यानी कि ये लॉ का जो रूल है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज शोइंग। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट ये दिखाना चाहते हैं कि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, आपको इसको रटना नहीं है। जिस तरीके से ये सिग्निफाई करना चाहते हैं अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें कि यही सिंबल्स क्यों यूज़ किए इन्होंने अलग अलग चीज़ सिग्निफाई करने के लिए। बहुत सारे सिंबल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू द मैप स्किल्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैप स्किल्स पार्ट पे चलते हैं। मैप स्किल्स में आपको 4 सिटीज़ मार्क करनी है, जैसा कि आपको जो रिवीजन ऑफ सिलेबस का वीडियो मैंने दिखाया था उसमें मैप स्किल्स थी हिस्ट्री की। उसका पहला भाग है मार्क द 4 cities of France which were generally associated with the slave trade and the revolution. So on the outline map of France you have to mark, अब देख लेते हैं, फ्रांस का एक आउटलाइन मैप है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। उसके बाद इस पर हमें क्या करना है, मार्क द फॉलोइंग सिटीज़। कौन कौन सी, सबसे पहले पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस की, वो हमें मार्क करनी है। Let's see where it is. So here is Paris. I hope you will understand where it is and you will mark it on your maps. Next city which we have to mark is Nantes, जो कि एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की एक कोस्टल सिटी है where most of the trade took place. So here is Nantes. Next is Bordeaux. Bordeaux is also a coastal town of the western part. So next is Marseilles. Marseilles is also a coastal city in the southern portion of France.
So all these 4 cities you have to mark. I hope you understand the location well and practice it at your maps in your homes. नेक्स्ट इज द लास्ट पोर्शन दैट इज असाइनमेंट. हम असाइनमेंट पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज एक्टिव सिटीजन्स एंड सेकंड इज पैसिव सिटीजन्स. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. इसमें आप डायग्राम बनाएंगे पहले और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. कौन लोग किसको इलेक्ट कर रहे हैं, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और किन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 3, मैप स्किल्स. मार्क द फॉलोइंग सिटीज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस. फर्स्ट पेरिस, सेकंड नैंटिस, थर्ड बोर्डेक्स एंड फोर्थ मार्सेल्स. क्वेश्चन नंबर 4, according to the declaration of rights, which rights were termed as natural and inalienable to men and citizens. तो हमने 4 ऐसे अधिकार देखे जिसको उन्होंने बोला कि ये प्राकृतिक हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है एक अच्छी डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिंबल्स. फर्स्ट, द ब्रोकन चेन, द विंग्ड वुमेन, द लॉ टैबलेट, द Fijian cap, the red Fijian cap, the eye within a triangle radiating light. I hope you will complete the assignment on time and you have understood the constitutional monarchy political system. It is very important and very complex, but I think I have made it very clearly. Further, if you still have doubts, you can ask anytime whenever you want. Thank you and have a nice day.